Good morning students, welcome back to the class. This is 8th class and the chapter we were discussing was the Constitution of India. Okay, तो हमने theoretically chapter को complete कर लिया था और अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या कहा गया है इस चैप्टर में। जो जो आपने पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना? तो ठीक है, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 236। सबसे पहले तो हम एक बारी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ इट। ठीक है, आपको पता है जब हमने कल फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो 6 जनरल मतलब मेनली जो 6 राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और एक और राइट पहले हुआ करता था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट में था पहले इन्वॉल्व, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखने लायक होती हैं, वो थिंग्स टू रिमेंबर में दी होती हैं। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एक रीड अपना थिंग्स टू रिमेंबर पे रखा करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है चैप्टर का। ठीक है, ओके, तो हम आज थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। देखो, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं आपको PDF दे दूँगी, ठीक है ना? और बाकी ट्रू फॉल्स फिलअप्स वगैरह हम बोर्ड पर कर लेते हैं। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो भाई जल्दी से ख़रीद लो, क्योंकि बुक्स ना खरीदने से तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम और वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। अभी 10th क्लास की एक बच्ची का फ़ोन आया था, उसने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी। दिस इज़ जुलाई जा रहा है, दिस जुलाई इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा कि आप लोगों ने बुक्स अगर नहीं खरीदी है। तो मैं वापस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बी अवेयर, ये पूरा साल घर पे नहीं बिठा सकते हैं बच्चे को, ठीक है ना? बाकी आपके बच्चा है, आप जानिए, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुक्स लीजिए और बच्चे की पढ़ाई शुरू करवा दीजिए। तो हम अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 237 पे फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। ठीक, फर्स्ट इज द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज डन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ। किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से या किसके डायरेक्शंस के हिसाब से काम करती है। तो द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज डन in accordance with the directives of the, first, the A option is constitution, second option is judiciary, the third one is executive, and the fourth option is sorry, C, and D option is legislature। तो बताइए, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो किसके डायरेक्टिव्स के हिसाब से काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो दिस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो राइट डाउन इट इन द कॉपी।
यू हैव टू मेक डिफरेंट कॉपीज फॉर सिविक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ठीक, तो ये आपको सिविक्स की कॉपी में करना है। योर फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी completed टुडे एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इन द मॉर्निंग यू विल गेट द PDF। ओके, तो कल की डेट तक ये कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक, देन फिर वी विल डिसाइड कि विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट। तो हमने ये देखा कि द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज डन in accordance with the directives of the constitution. Getting? Second one is a republic is headed by a republic is headed by, first is a hereditary ruler. A hereditary ruler. B option, a dictator. Third option, C, an elected identity. And the fourth one is, D option is none of these. तो अपन को पता है रिपब्लिक क्या मतलब पढ़ा था हमने रिपब्लिक का। रिपब्लिक एक ऐसा स्टेट होता है, स्टेट इन द सेंस एक ऐसी कंट्री होती है, एंड इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, जहाँ पर कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं बाय द वोटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे देश में यही होता है, हम वोट देते हैं, उसके बाद हमारे जो चुने हुए नेता होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ये कोई हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा राजा, मोनार्ची नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है किम जोंग की तरह या हिटलर की तरह कि जो कह दिया वो कह दिया बस। तो ना कि डिक्टेटरशिप है, ना कि हेरिडिटरी रूलर है। रिपब्लिक क्या होता है? एन इलेक्टेड आइडेंटिटी। जो एक रिपब्लिक में हेड कौन होता है, किसकी गवर्नमेंट बनती है? इलेक्टेड आइडेंटिटी की, मतलब इलेक्टेड किया हुआ बंदा जो होगा, इलेक्टेड किया हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ही हेड होगा किसका? कंट्री का। ठीक है, तो नोट डाउन दीज टू। ये आपका हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। मैं साइड में हो गई थी, आपके सामने पूरा बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, द नेक्स्ट थर्ड वन इज फेडरलिज्म मीन्स। फेडरलिज्म मीन्स क्या मतलब होता है उसका? अ टू लेवल गवर्नमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन इज अ टू लेवल गवर्नेंस सिस्टम। फेडरलिज्म में हमने पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट दो लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है। फुल पावर्स विथ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, द थर्ड ऑप्शन इज C, full powers with state government। And the D option is none of these। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, फेडरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट में दो लेवल पे काम किया जाता है, एक स्टेट लेवल पे और एक
सेंट्रल लेवल पे, ना तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को पूरी राइट होती है ना, और पूरी पावर होती है, और ना ही यूनियन गवर्नमेंट को पूरी पावर होती है। तो फेडरलिज्म मीन्स अ टू लेवल, ये दिस इज द राइट ऑप्शन, अ टू लेवल गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें कहा है कि फुल पावर्स विद यूनियन गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर्स दी जाती हैं, नहीं। सी ऑप्शन है फुल पावर्स विद स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। तो इसका लिए हम क्या देख रहे हैं कि फेडरलिज्म मीन्स अ टू लेवल गवर्नेंस सिस्टम। ठीक, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड के बाद हम आते हैं फोर्थ पे। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। Fourth one, this is not a fundamental right. किसमें? Right to property, हमने 6 प्रकार के 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, and the fourth one is right against exploitation. तो इसमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट थे? राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी फंडामेंटल राइट में पढ़े हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज ऑल द फंडामेंटल राइट, बट द राइट टू द प्रॉपर्टी दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। देन वी विल टिक ऑन द ऑप्शन ए, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। गेटिंग? तो अब इसको नोट कर लो। Okay, then come to the fifth one. The directive principles of state policies are guidelines for the directive principles of state policy are guidelines for the A option is government, B option is A option is citizens, ठीक है। B option is government, C option is both A and B, and D option is none of these. So directive principles क्या होते हैं? Directive principles are the principles which are the guidelines for गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक। तो ये हो गए आपके राइट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर में ये सारे आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, यू जस्ट नोट डाउन इट इन द कॉपी। फाइन, फटाफट इसको फिनिश करो, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ।
हो गया। चलिए अब मैं आगे लिखती हूँ इसमें। Fill-ups, fill in the blanks. The B part is fill-ups. ठीक है, इसमें फर्स्ट है अ डैश 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 represents the values and the vision and the visions of its founding fathers. तो किस में उसके फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने बनाया है उनकी वैल्यूज और उनके विजन्स किस में हमें दिखाई देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज एंड द विजन्स ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। नेक्स्ट, सेकंड, द डैश defines the philosophy on which entire constitution has been built. सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर बिल्ट है वो फिलॉसफी हमें कहाँ मिलती है, उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन कहाँ मिलता है? प्रीएम्बल में। तो PREAMBLE, द प्रीएम्बल, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, द प्रीएम्बल डिफाइंस द फिलोसॉफी ऑन विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज इन अ dash state all religions are treated equally and the state has, स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री से ही है, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। तो ऐसा स्टेट या कंट्री से समझ लो एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा स्टेट जहाँ सभी रिलीजन्स इक्वली ट्रीट किए जाते हैं और उसका खुद का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता। द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी टाइप ऑफ रिलीजन। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? सेक्युलर, है ना, हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म में। आप अगर याद नहीं है तो वीडियो को वापस से देखना। तो इन a secular state all religions are treated equally and the state has no religion of its own। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। फोर्थ वन, the fourth one is
law and order. Law and order is included in the dash list. अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फेडरलिज्म में दो तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, एक तो स्टेट लेवल पे काम करती है और एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है। और सेंट्रल लेवल पे जो काम होते हैं उनमें रेलवेज आता है, डिफेंस आता है, मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पर काम करती है वो। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, तो वो क्या करती है कि हमने पेज नंबर 233 पे आप देख सकते हो, फेडरलिज्म में साफ लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किस किस इश्यूज़ को देखती है। डिफेंस मैटर्स को देखती है, करेंसी को देखती है, कम्युनिकेशन और रेलवेज, ठीक है। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें आता है एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट जिन इश्यूज़ को सॉल्व करती है या जिन इश्यूज़ पे काम करती है उसकी लिस्ट को हम क्या कहते थे, स्टेट लिस्ट कहते थे। और जिन इश्यूज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसकी लिस्ट को क्या कहते थे, यूनियन लिस्ट कहते थे। तो आप वापस से वीडियोस देखो, चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ो अगर कुछ भूल रहे हो तो। और हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। गेटिंग? फिफ्थ पॉइंट, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल for implementing the laws। अब हमने ये भी देखा था कि तीन तरह से पावर्स को बांटा गया है गवर्नमेंट में। एक लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है और एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको अच्छे से ठोक बजा के उसकी जांच करके देखता है कि लॉ में क्या कहा गया है, ये ठीक है कि नहीं, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, ठीक है। और फाइनली उस लॉ को इनेक्ट कौन करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। सो द राइट आंसर विल बी एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। ये बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने बता दिया आपको। ओके, तो द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलअप्स। नाउ कम टू द थर्ड, सी। बुक में मिसप्रिंट है, इन्होंने डी पहले कर दिया है, मैच द कॉलम, और सी बाद में लिखा है। तो हम पहले सी लिख लेते हैं, मैच द कॉलम को सी कर देना। इसको मैं ऐसा करती हूँ, पूरा ही साफ करके लिखती हूँ। इसे नोट कर लिया, वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टडीज। एटलीस्ट आप बुक्स खरीदो फटाफट और स्टडीज चालू करिए। सी, मैच द कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए दिया हुआ है और यहाँ पे कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक। अभी हम ए में फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। Here the second one is Constituent Assembly,
The B option is liberty, equality, fraternity. ठीक है. थर्ड, preamble. Concurrent list. Okay. Fourth one it is given in the first column is federalism. And D option is guidelines for government. Okay. And fifth point here is directive principles. And the E option here it is given in the second column is body of rules or laws for citizens and government. ठीक है. So these are the two columns which has been given in your book and you have to match the option in column A with the right option in the column B. So first of all the constitution. The constitution, I think it is the body of rules or laws for citizens and government both. Constitution क्या होता है? It is a document which is full of rules and regulation and various laws which are for citizen and government. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? ई के साथ. तो यहाँ पर हम कैसे करोगे इसको? ये कॉपी में आप कैसे करते हो देख लेना, इसके आगे सही सही लिख देना. ठीक है. तो जो फर्स्ट आएगा वो किसके साथ मैच हो रहा है? ई के साथ मैच हो रहा है. सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमने पढ़ा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये आपको ए से मैच करना होगा. प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो उसमें हमें क्या मिलता है? गवर्नमेंट के सॉरी कहाँ गया? हाँ, प्रीएम्बल में इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसकी हमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं प्रीएम्बल में. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. सोवरेनिटी पढ़ी थी, सेक्युलरिज्म पढ़ा था, रिपब्लिक पढ़ा था, डेमोक्रेसी पढ़ी थी, इसके बाद फिर लिबर्टी पढ़ी थी, इक्वलिटी पढ़ी थी, फ्रेटर्निटी पढ़ी थी. तो हम देख पा रहे हैं कि प्रीएम्बल किससे मैच कर रहा है? बी पार्ट से. प्रीएम्बल कंटेन्स द रूल्स एंड लॉज which are related with the liberty, equality and fraternity. Getting? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट. हमने देखा था फेडरलिज्म में कि गवर्नमेंट दो जो लेवल्स होते हैं उन पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे, एक यूनियन लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे. सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेंट्रल लेवल पे काम करती है तो उसके पास होती है यूनियन लिस्ट, है ना, ऐसी लिस्ट जिसमें वो सारे इश्यूज होते हैं जिस पर उसे काम करना होता है, लॉज बनाने होते हैं वगैरह. दूसरी होती थी स्टेट लिस्ट जिस पर कि स्टेट गवर्नमेंट को काम करना होता था. स्टेट लिस्ट में वो सारे इश्यूज इंक्लूड किए जाते हैं जिस पर कि स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी. तीसरी होती थी एक और लिस्ट जिसको कि कंकरेंट लिस्ट कहते थे और जिस पे ऐसे इश्यूज होते थे जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम करेगी. तो वही होता है फेडरलिज्म में हमको क्या देखते हैं? कंकरेंट लिस्ट. तो the fourth option is getting matching with C option. And directive principles.
लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द कलेक्शन ऑफ द सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट, जो कि अभी सिर्फ गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी बातें जो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस के तौर पे बताई गई हैं. कल मैंने बताया था ना कि भाई मॉन्यूमेंट्स को ख़राब नहीं करने देना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को बचा के रखो, ये सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. बिकॉज अब तक ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को दी जाती हैं, ये लॉ की तरह अभी तक कठोरता से लागू नहीं की गई हैं. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. कल की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मैच ऑफ द कॉलम्स हो गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉज फॉर सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट बोथ. Constitution Assembly head was Dr. Rajendra Prasad. Preamble consists of rules for liberty, equality and fraternity. Federalism contains concurrent list. Directive principles are the guidelines for the government. इसको फटाफट नोट करो, कॉपी में कर लेना. वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना. कल मैं इसकी बाकी की एक्सरसाइज कराऊंगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी. तो कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. ठीक है, तो इसको अलग से कॉपी बना के इसको फटाफट काम को कंप्लीट करो. एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. ओके, तो फिर अब तब तक के लिए continue your studies, purchase the books as soon as possible and have a nice day. Okay, bye bye.